मैं प्राध्यापक थोरात बीबी, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम महाकवि निराला द्वारा रचित रचना जूही की कली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता के बारे में जानकारी देखते हैं। यह निराला जी की पहली रचना मानी जाती है, जिसका लेखन निराला जी ने 1916 ईस्वी में किया था, लेकिन इसका प्रकाशन उनके द्वितीय काव्य संग्रह परिमल जो 1930 में प्रकाशित हुआ है, इसके अंतर्गत हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में निराला जी ने यह कविता सरस्वती के तत्कालीन संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास यह कविता छपवाने के लिए भेजी थी, लेकिन सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अश्लील कविता कहकर छापने से इनकार किया था। बाद में यह कविता काफ़ी लोकप्रिय और प्रभावी रचना मानी गई और अनेक आलोचकों ने इसकी प्रशंसा की है, जिनमें नामवर सिंह, दिनकर, मुक्तिबोध जैसे अनेक उच्च कोटि के आलोचक हैं, जिन्होंने इस रचना को एक अत्यंत श्रेष्ठ रचना कहकर इसकी प्रशंसा की है। यह एक श्रेष्ठ प्रेम कविता है, जिसमें कवि ने प्रेम को व्यक्त करने का या अनुराग को व्यक्त करने का, श्रृंगार को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ऐसा माना जाता है कि निराला जी ने उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इस कविता का लेखन किया होगा। तो इस प्रकार से ये कविता है। अब इस कविता का आशय समझते हैं। यह कविता जो है वह थोड़ा सा प्राकृतिक सौंदर्य का या प्रकृति का मानवीकरण करने का प्रयत्न कवि इस कविता में करते हैं। विशेषतः उन्होंने जूही की कली का मानवीकरण करने का प्रयत्न किया है। इस कविता में जूही की कली नायिका है और पवन उसका नायक है। यह कविता छायावादी कला वैभव, कल्पनाशीलता और सौंदर्य बोध से ओतप्रोत है, जिसमें नारी का प्रेम, श्रृंगार या नारी के जो सामान्य भाव है इनको तो व्यक्त किया ही है, साथ साथ नारी का साहसपूर्ण रूप या नारी का जो वीरांगना रूप है उसे भी व्यक्त करने का प्रयत्न कवि करते हैं, जिनमें प्रेम, समर्पण, त्याग आदि का अंकन तो है ही, साथ ही श्रृंगार का भी अत्यंत मनोहर या रमणीय अंकन कवि ने किया है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से कवि ने अलौकिकता को भी कुछ स्थानों पर व्यक्त किया है। कुछ विद्वान इसका संबंध स्वातंत्र्य आंदोलन से भी जोड़ते हैं। कुल मिलाकर अगर कविता को देखें तो कविता को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुरुआत में कवि ने जूही की कली के वियोग का अंकन किया है। दूसरे भाग में कवि ने नायक पवन को जूही की कली के साथ जो बिताए पल है, बिताए क्षण है, उसकी याद आती है और वह भी वियोग दग्ध हो जाता है, उसका अंकन किया है। और तीसरे भाग में नायक पवन जो वापस लौट आता है और वापस लौटने के बाद वह जूही की कली के साथ जो श्रृंगार करता है, जिसके अंतर्गत कवि ने संयोग का वर्णन किया है। अर्थात इस कविता में संयोग और वियोग दोनों का ही अत्यंत मनोहर, अत्यंत आकर्षक अंकन हमें देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष कविता और उसका भावार्थ देखते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दुर्ग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानील। तो शुरुआत में कवि कहते हैं कि एक विजन वन वल्लरी पर, विजन का अर्थ है एकांत या निर्जन स्थल, तो ऐसे निर्जन स्थल पर वन वल्लरी, वल्लरी का मतलब है लता, वेलिया, तो ऐसे निर्जन वन में, निर्जन जंगल में लताओं पर एक अमल मतलब धवल, शुभ्र, ऐसी कोमल शरीर वाली, तनु तरुणी मतलब शरीर वाली जूही की कली जो है वह अपने सुहाग से भरे स्वप्न लेकर या अपने सुहाग भरे स्वप्नों में, अपने स्नेह भरे, प्रेम भरे स्वप्नों में सो रही है। आंखें बंद करते हुए वह
शिथिल पत्रांक में, आंखें बंद करके शिथिल होकर वह पत्रों के अंक में मतलब पत्तों में वह सो रही है। और ये जो काल है वह सामान्यतः वसंत ऋतु की कोई रात है, वासंती निशा थी, तो वसंत ऋतु की कोई रात है और जिसमें वह विरह से विधुर है। और विरह से विधुर इसलिए है क्योंकि उसका प्रियतम पवन उसे छोड़कर चला गया है। किसी दूर देश में था पवन, वह दूर देश में वह पवन उसका पति या उसका प्रेमी वह उसे छोड़कर चला गया है, जिसे मलयानील भी कहते हैं। वह मलयानील पवन उसे छोड़कर चला गया है, जिसके वियोग में वह दुखी है। तो इस प्रकार से इस प्रथम भाग में या यहाँ पर कवि कहते हैं कि विरह विधुर या जो पवन है, जो जूही की कली का नायक है, प्रेमी है, पति है, वह उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया है और कहीं दूर चला जाने के कारण उसके वियोग में वह दुखी है, उसके वियोग में वह विरह व्यतीत है। और ऐसी विरह व्यतीत वह नायिका जूही की कली एक निर्जन प्रदेश में लता बेलियों पर अपने सुहाग से भरे सुख स्वप्न लेकर या प्रेममय स्वप्न लेकर वह सो रही है, शिथिल पत्रांक में विश्राम कर रही है। इस प्रकार से शुरुआत में कवि ने उस नायिका जूही की कली के वियोग का अत्यंत मार्मिक अंकन किया है। अब दूसरे भाग में आगे देखते हैं। अब ये पहला जो भाग है वह जूही की कली का वियोग है। अब उधर नायक पवन की हालत भी उसी प्रकार की है। तो वहाँ पर कवि कहते हैं कि आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। तो जो स्थिति यहाँ जूही की कली की है, जो स्थिति यहाँ पर नायिका की है, वही स्थिति वहाँ पर नायक पवन की है। और नायक पवन जूही की कली को छोड़कर किसी मलयानील दूर प्रदेश में, दूर पर्वत पर, मलय पर्वत पर चला तो जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह भी नायिका के विरह में, अपनी पत्नी के वियोग में विदग्ध हो जाता है। और उसे कवि कहते हैं कि अपने प्रिय से बिछुड़ने के बाद अपने जो प्रिय के साथ मिलन के जो क्षण उसने मधुर क्षण व्यतीत किए हैं, प्रिय के साथ प्रणय या प्रेम के जो मधुर क्षण उसने व्यतीत किए हैं, वे सारे उसे याद आते हैं। उसे प्रिय के साथ चांदनी रात में जो कुछ किया है, जो कुछ क्षण मधुर व्यतीत किए हैं, उन सब की याद आती है। इतना ही नहीं, अपनी कमनीय कांता या अपनी प्रिय पत्नी के जो गात है, अवयव है, अंग प्रत्यंग है, इनकी भी याद आती है। और फिर क्या है, वो वापस लौटने का निर्णय करता है और अनेक उपवनों को, अनेक सरसरिताओं को, अनेक गहन गिरी काननों को, अनेक पर्वतों को, मतलब रास्ते में अनेक जो नदियाँ पर्वत वगैरह आते हैं, लता कुंज वगैरह सब कुछ आते हैं, उन सबको पार कर वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसने उस कली के साथ मधुर केली की थी, या उस कली के साथ उसने अपने मधुर क्षण व्यतीत किए थे, अपने संयोग श्रृंगार या अपना प्रणय रचा था, वहां पर वह पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इस भाग में कवि कहते हैं कि नायक के वियोग का, या यहाँ पर उन्होंने नायक के वियोग को अंकित करने का प्रयत्न किया है। और जिसी वियोगदग्ध अवस्था के कारण नायक वापस लौटने का निर्णय करता है, उसे कवि यहाँ पर व्यक्त करते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चुमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रा लस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। तो नायक वापस तो आ गया, लेकिन नायिका को इस बात का पता नहीं है। और नायिका अभी भी कवि कहते हैं कि वह सो रही है, और सोने के कारण वह प्रिय आगमन को जान नहीं पाए। कैसे प्रिय आगमन? वह प्रिय, अपने प्रिय जो वापस आए हैं उनके आगमन को वह जान नहीं पाई। उसकी उसी स्थिति का लाभ उठाकर नायक ने उसके कपोल, उसके गाल चूम लिए, और जैसे ही नायक ने उसके गाल चूम लिए, वह लताओं पर मानो डोल उठी, जैसे कोई झूला झूलता है, वैसे अचानक वह आश्चर्यचकित हो गई। और आश्चर्यचकित होने के कारण वह जैसे मानो झूले जैसे, हिंडोल जैसे वह डोल उठी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह जागी नहीं। और न जागने के कारण या सोए रहने के कारण कोई क्षमा चूक उन्होंने एक दूसरे से मांगी नहीं कि मेरी गलती, तुम्हारी गलती वगैरह, इस प्रकार की कोई चूक क्षमा वगैरह उन्होंने मांगी नहीं। वह
नायिका की आंखें जो है वह निद्रा से भरी है, इसलिए निद्रालस बंकिम जो उसके विशाल नेत्र है वह मूंदे, वह सोती रही। या कभी कहते कि शायद हो सकता है कि यौवन की मदिरा पीकर वह मतवाली हुई है और यौवन की मदिरा पीकर मतवाली होने के कारण नायक द्वारा उसके गाल चूमने के बावजूद उसे जाग आई नहीं, या वह निद्रा से जागी नहीं, निद्रा से बाहर आई नहीं, सोती रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संयोग श्रृंगार का वर्णन कवि कहते हैं कि नायिका सोई है, या उस समय नायक उसके गाल चूम लेता है और उसके बावजूद नायिका थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर या एक प्रकार से हिंडोल जैसे लताओं पर हिल उठती है, लेकिन वह अभी भी अपनी निद्रालस आंखें लेकर सोई हुई है, या यौवन की मदिरा पीकर मतवाली होने के कारण वह अभी भी नींद से जागती नहीं है। इस प्रकार से संयोग का वर्णन कवि करते हैं। आगे भी संयोग में कवि कहते हैं कि नायिका जागती नहीं है, इसके बावजूद निर्दय नायक उसके साथ एक निष्ठुरता करता है या उसके साथ संयोग करता है, तो उसका वर्णन कवि कहते हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गाल, चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल संग प्यारे संग। तो नायक द्वारा उसके गाल उसके कपोल चूमने के बावजूद वह जागती नहीं है, थोड़ी सी इंडोल जैसी जरूर हो जाती है, और तब उसकी हालत देखकर निर्दय नायक उसके साथ मानो निष्ठुरता करता है, उसके साथ मानो एक प्रकार से निष्ठुर रूप में वह पेश आता है। और वह क्या करता है, तो वह झाड़ियों से एक बड़ा झोंका ले आता है। तो वो नायक पवन है अर्थात वह हवा के साथ आता है, वह मतलब वह एक बड़ा सा झोंका लेकर झाड़ियों से आता है, और एक बड़ा हवा का झोंका आने के कारण उस नायिका की सुंदर सुकुमार देह, सुंदर सुकुमार काया मानो झकझोर जाती है, पूरी तरह से हिलडुल जाती है, और मानो कभी कल्पना करते हैं कि जैसे उसने सारे नायिका के गाल जो है वो कपोल जो है वह मसल दिए, वह उसने मतलब उसने उसे मसल दिया, और उसके मसलने से नायिका चौंक पड़ती है, चौंक कर जाग जाती है, और चौंक कर जाग जाने के कारण वह आसपास देखती है, और आसपास चकित आश्चर्यचकित चितवन मतलब दृष्टि नजर, तो उसे चितवन आश्चर्यचकित कि अचानक वह कैसे हिल डुल गई, अचानक वह झकझोर कैसे गई, इससे आश्चर्यचकित होकर वह जाग जाती है, और जागकर वह अपने आसपास चारों ओर देखती है। जब अपने आसपास वह चारों ओर देखती है तब वह देखती है कि उसका प्रिय जो उसे छोड़कर कहीं मलयानील पर्वत पर या कहीं दूर चला गया था, वह उसके पास आया गया है, उसके पास वापस लौट आया है। इसे देखकर वह बेहद खुश हो जाती है, और उसी खुशी में वह उसके साथ हंसती है, खेलती है, और फिर दोनों अपने प्रेम के रंग में खेल रंग प्यारे संग, तो अपने प्रियतम के साथ प्रेम के रंग खेलने में, श्रृंगार के रंग खेलने में दोनों मशगूल हो जाते हैं, दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने नायिका जूही की कली और नायक के वियोग और श्रृंगार का संयोग श्रृंगार का अत्यंत मार्मिक अंकन इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता की समीक्षा करते हैं। ये कविता जैसे हमने भावार्थ में देखा कि वियोग और संयोग दोनों ही श्रृंगार के भावों का अत्यंत मार्मिक अंकन इस कविता में हुआ है। शायद उनके संयोग श्रृंगार के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को अश्लील कविता कहकर छापने से मना किया था, लेकिन इसमें अश्लीलता कहीं भी नहीं है, बल्कि श्रृंगार का अत्यंत मनोरम, अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। श्रृंगार के अत्यंत मनोरम प्रसंग यहाँ पर कवि ने ले आए हैं। दूसरी बात, इसमें जूही की कली और नायक पवन इनका मानवीकरण किया गया है, मतलब ये प्रकृति के घटक है, लेकिन प्रकृति के घटक होने के बावजूद कवि ने ऐसा कल्पना की है कि मानो वे मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, मनुष्य जैसे वियोग व्यतीत है, या वापस आने के बाद मनुष्य जैसे श्रृंगार में डूब जाते हैं, तो मानवीकरण उनका किया है। दूसरी ओर नारी के समर्पण, त्याग, साहस को कवि व्यक्त करते हैं कि नायक उसे छोड़कर कहीं चला जाता है, इसके बावजूद वह उसके वियोग से व्यथित है, उसके वियोग में दुखी है। तो वहाँ पर फिर नायक वापस आता है, वापस आने के बाद नायिका उसके साथ कोई गुस्सा नहीं होती या उसके साथ क्रोध नहीं करती, बल्कि उसके साथ अपना फिर से समर्पण करती है, त्याग करती है, और उसके बिना वियोग में भी वह वियोग व्यतीत रहती है, दुखी रहती है, इसके बावजूद जीवन जीती है। इसमें उसका साहस भी है। तो नारी का समर्पण, त्याग, साहस इसमें आ गया है। कला पक्ष की दृष्टि से इस कविता की समीक्षा करें तो इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है।
जिसमें बीच बीच में कवि ने तत्सम शब्दों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का तात्पर्य है संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में आए हैं। तो ऐसे अनेक तत्सम शब्द हम इस कविता में देख सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा है कि विजन या स्नेह, अमल, पत्रांक, वासंती, ऐसे अनेक, मलयानिल, इस प्रकार के अनेक तत्सम शब्द इस कविता में हमें देखने को मिलते हैं। तो तत्सम शब्दों का काफी व्यापक प्रयोग जो है वो इस कविता में कवि ने किया है और जिससे इस कविता का सौंदर्य और अधिक बढ़ा है। बीच बीच में कवि तद्भव शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जिसमें निपट, निठुराई वगैरह ऐसे शब्द है जो तद्भव शब्द है, जो अपने तद्भव सौंदर्य को या जो अपने मूल सौंदर्य को भी बिखेरते हैं। तो एक और तत्सम शब्द, दूसरे और तद्भव शब्द, इनका अत्यंत मार्मिक प्रयोग कवि करते हैं और मार्मिक शब्दों का प्रयोग करने के कारण कविता में अर्थ व्यंजकता, चारुता, आकर्षकता या सौंदर्य निर्माण हुआ है और ये कविता एक काफी अच्छी बन पड़ी है। अलंकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, मानवीकरण, इस प्रकार के अनेक अलंकार इस कविता में आए हैं। इस कविता का छंद मुक्त छंद माना जाता है, लेकिन अनेक विद्वान इस कविता को छंदोबद्ध कविता के साथ या अनेक विभिन्न छंदों के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन बहुतांश विद्वानों का मानना यह है कि इस कविता का छंद मुक्त छंद है और वास्तव में निराला ने इसी छंद का प्रवर्तन जो है वो किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निराला द्वारा रचित यह एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक कविता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो इस कविता पर एक 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनमें एक पहला प्रश्न जो हमेशा आ सकता है वह है जूही की कली कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, जिसमें आपको जूही की कली का भावार्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न, जूही की कली कविता में श्रृंगार का अंकन किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर कवि ने श्रृंगार के दोनों भाग जो है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, वियोग और संयोग दोनों का अंकन किस प्रकार किया है। तीसरा है, जूही की कली कविता में कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किस प्रकार किया है, किस प्रकार से कवि ने जूही की कली और पवन दोनों जो प्रकृति के घटक है वे मनुष्य के रूप में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इनका अंकन कवि ने किया है और वह किस प्रकार किया है ये यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न इस पर आ सकता है, जूही की कली कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कविता का आशय हमें लिखना है। और पांचवा, जूही की कली कविता में कवि ने जूही की कली के वियोग को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो कवि कली मलयानिल पर्वत के उसे छोड़कर जाने के बाद किस प्रकार उसके वियोग में व्यथित है, उसका यहाँ पर अंकन करना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से और एक प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। ससंदर्भ व्याख्या का प्रश्न जो है वो हमें 3 भागों में लिखना पड़ता है, एक संदर्भ, दूसरा व्याख्या और तीसरा विशेष। तो हम संदर्भ में क्या क्या लिखेंगे। संदर्भ में एक तो कवि और कविता का नाम शुरुआत में लिखना आवश्यक है और सही मात्रा में, क्योंकि आपको परीक्षा में केवल पंक्तियां दी जाएगी, वो पंक्तियां किस कविता से है वो आपको पहचानना है और कविता पहचान कर उस पर उस कविता का नाम और उसके कवि का नाम यहाँ पर देना आवश्यक है। दूसरा, आप एकाध वाक्य में कविता के बारे में सामान्य जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद आपको जो पंक्तियां दी गई है उन पंक्तियों की पृष्ठभूमि या प्रसंग, जिस प्रसंग में वो पंक्तियां आई है वो प्रसंग आपको संक्षेप में व्यक्त करना है। ये सारी बातें आपको संदर्भ में लिखनी पड़ेगी। व्याख्या के दृष्टिकोण से देखें तो जो पृष्ठभूमि या जो प्रसंग आपने संदर्भ में व्यक्त किया है उस प्रसंग का यहाँ पर विस्तार करना है कि किस प्रकार से वह सब कुछ प्रसंग या पृष्ठभूमि घटित होती है और फिर जो पंक्तियां आपको दी गई है उनका भावार्थ, उनका आशय आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखना है। और फिर अंत में विशेष के अंतर्गत आपको कविता की विशेषता या कविता में कोई संदेश दिया गया है तो वह व्यक्त करना है। कविता की भाषा, अलंकार, छंद आदि जो कला पक्ष के घटक है उसके बारे में भी आप संक्षेप में केवल मुद्दों में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ का लेखन जो है वो करना है। इस प्रकार से जूही की कली कविता हमने देखी है। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।